एग्ज़ैक्टली माशाल्लाह। 70 लाख और कुछ एंकर तो भाईजान 1 करोड़ रुपया भी लेते हैं महीने के, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइए ऐसा है कि ये बात कही जा रही है कि जी डिजिटल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर देगा। डू यू थिंक? कंटेंट एक ऐसी चीज़ है कि यूट्यूब की जगह अगर आपको लत लग गई है, आपने उसका पेट भरना है और उस पेट भरने के चक्कर में आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो जो वो आप आपकी ट्रू क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देगा। ये जो एंकर स्विच करते हैं कि हुँ, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे से तीसरे और हुँ, फ़ौरन से उनको जॉब भी मिल जाती है, हुँ, बड़े-बड़े एंकर्स की मैं बात कर रहा हुँ। हूँ और उनकी सैलरी भी आप कह रहे हैं 70 लाख, 1 करोड़ तक होती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मीडिया के ऊपर, मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर? मैंने कई चैनल्स यानी कि कई एंकर्स को विटनेस किया कि भी उनका चैनल लेट है, उन्होंने चेक फाड़ दिए। चेक उन्होंने फाड़ के उन्होंने मुँह पे हमारे ये अकाउंट्स बड़े एंकर्स डिपार्टमेंट की के, आप बात कर बड़े रहे हैं। एंकर्स की बात की है। प्रोडक्शन ज़्यादा मुश्किल काम है कि होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल काम है? और पैसे की हवस एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको मिटा देती है, आपके जो रिश्ते होते हैं, जो आपकी डिग्निटी होती है, उसके ऊपर ख़त्म हो जाती है। डिफरेंस क्या महसूस करते हैं टॉक शो में मतलब पॉलिटिकल टॉक शो जो है जी। उसमें और मॉर्निंग शो? कि हम उन सवालों को पूछेंगे, उन सवालात को उठाएँगे जिनको उठाने वाले उठा लिए जाते हैं। बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं फ़रहान खान पॉडकास्ट में। वेल जनाब, आज मेरे साथ हमारे जो मेहमान हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे बहुत पुरानी हमारी एक दोस्ती और क़ुर्बत है। इनसे सीखते रहते हैं हर हवाले से, ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री की जब बात होती है, मीडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो चल रही होती हैं, हम इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं, इनसे सीखते भी रहते हैं। न सिर्फ हम, बहुत से लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। बिल्कुल जनाब, सीनियर प्रोड्यूसर जनाब मसूद रज़ा आहिर हमारे साथ है। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़रहान भाई, इतने शानदार अल्फ़ाज़ में, अल्फ़ाज़ के तो बादशाह हैं आप। सर अल्फ़ाज़ बहुत थे, लेकिन चूँकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप थोड़ा-सा अल्फ़ाज़ का कम हुँ, इस्तेमाल करें, लेकिन क्या करें, कुछ दोस्त हुँ, इस तरह के होते हैं, तो आपसे रहा नहीं जाता। एग्ज़ैक्टली अच्छा बहुत सर, शुक्रिया, प्लेज़र टू बी हियर। सर सेम हियर। एज़ अ सीनियर प्रोड्यूसर आप काम कर रहे हैं एक्सप्रेस टीवी पे, इसके अलावा आप दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक रहे, इसके अलावा आप जीएनएन के साथ रहे, फिर एज़ अ होस्ट भी आपने काम किया, कर रहे हैं और माशाल्लाह आप डिजिटल पे हम आपको देखेंगे, हम आपके चैनल के बारे में पूछेंगे। अच्छा मुझे बताइए प्रोडक्शन ज़्यादा मुश्किल काम है कि होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल काम है? मेरा ख़्याल है कि दोनों काम कोई भी है ना दुनिया में, वो ना तो मुश्किल होता है, ना आसान होता है। ठीक है। जो काम आपको जब कभी आपने किया नहीं है, वो आपको लगता है कि मुश्किल है, जब हुँ, आपको वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। हुँ, और जब तक आप नई चीज़ें सीखते रहते हैं, वो होस्टिंग है, जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं सुनेंगे, दूसरे लोगों को पढ़ेंगे नहीं, तो आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। ट्रू। इसी तरह से प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन में अगर आप स्टैटिक हैं कि भी आपने कुछ चीज़ें सीख ली हैं और आप उसी के अंदर लगे रहें, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं रहती। हुँ, लेकिन जब आप उसमें में इनोवेशन लाते रहते हैं, नोवेलिटी देते रहते हैं, क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट मौजूद रहता है, तो वो फिर चीज़ें मुश्किल चीज़ें आसान होना शुरू हो हुँ, जाती हैं। हुँ। अच्छा यू स्टार्टेड योर करियर एज़ अ होस्ट, आई स्टिल रिमेंबर। जी। और होस्टिंग से प्रोडक्शन में क्यों आए? हो अक्सर मैंने दोस्तों को देखा है कि वो होस्टिंग छोड़ के प्रोडक्शन में चले जाते हैं, व्हाई? उसमें ऐसा है कि आई स्टार्टेड उर्दू पॉइंट, हम जी, पहली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो जॉब थी वो इकट्ठे थे, हम दोनों अपनी-अपनी फ़ील्ड में जी, जी, काम कर जी। रहे थे। तो व्हेन आई टेक अ डिसीजन टू बी द पार्ट ऑफ मीडिया, तो उसमें फिर मेरे पास ऑप्शन जो थी, उसमें सबसे अच्छी मुझे ऑप्शन लगी थी उर्दू पॉइंट की, क्योंकि हुँ, ये एक हुँ। डिजिटल के अंदर एक उस बड़ा टाइम नाम का था, यस, नो डाउट। बड़ा नाम नहीं था, मेरा ख्याल ओनली नेम था। ओनली नेम, यस एग्ज़ैक्टली। एक ही नाम था डिजिटल हाँ। की दुनिया में और लोग उसको संजीदा नहीं लिखते हुँ, थे। हुँ, वो कहते थे यार ये क्या है? ये कौन देखेगा फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे और इन हुँ, चीज़ों को। हुँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम अपने फुल जोबन पे था। तो हुँ, मैंने सोचा कि नहीं यार, इसमें स्पेस मौजूद है, यहाँ पे आप अपना आप मनवा सकते हैं। हुँ। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद उर्दू या पॉइंट। और उर्दू पॉइंट की अच्छी बात ये है कि बहुत से लोगों ने वहाँ पे अपना करियर का आगाज़ किया और माशाल्लाह बड़ी-बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हैं एंड उर इट्स क्रेडिट गोज़ टू अली चौधरी। बिल्कुल, अली भाई ने जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुँ, और जैसा वो काम कर रहे हैं, देख लें कि अब मैं ना डिफरेंट चैनल से मुझे अप्रोच करते हैं लोग डिजिटल मीडिया के हुँ, लिए हुँ, कि हुँ, आप आ जाएँ डिजिटल मीडिया के। जब उनको पता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो उर्दू पॉइंट से है, तो वो एक ही प्रेसिडेंट सेट करते हैं, एक ही नाम हमारे साथ रखते हैं कि यार हमने उर्दू पॉइंट जैसा बनना है। अच्छा, तो मेरा ख़्याल है कि ये एग्ज़ैक्टली। एक अली भाई की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्रीब्यूशन भी है उनकी, इसमें कोई उर्दू शक नहीं। पॉइंट टीम की बहुत बड़ी जीत है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है, वो उनका जो बनाया हुआ मॉडल है, वो उसको कॉपी कर रहे हैं और उसके रेप्लिकास
इरशाद सर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया एंड ही सेड के बहुत बड़ा चैनल है, इसे मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम के अंदर वो पहले नंबर पे है, पहले जी, दूसरे नंबर पे। एंड ही सेड के यार वी वांट टू बी लाइक उर्दू पॉइंट। सो एग्ज़ैक्टली, आई वाज़ वर्किंग एट दैट टाइम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो यार ये तो एक अच्छा क्रेडिट है उर्दू पॉइंट को भी, और देना भी चाहिए। जो एग्ज़ैक्टली। जो डिज़र्व करता है उसको वो क्रेडिट देना भी चाहिए। तो वो उस टाइम फिर जब मैंने उर्दू पॉइंट पे एज़ अ एंकर काम शुरू किया, वीडियोज़ करते थे हम, और उसमें भी आप मेरी जो उर्दू पॉइंट वाला चैप्टर है, उसमें भी आप देखें तो मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी डिफरेंट थी, हुँ, थोड़ी-सी वो हुँ, इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, और उसमें बड़ा टॉपिक का जो चुनाव था, वो बड़ा हम सोच समझ के करते थे, हुँ, और उसमें हुँ। मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि भई बजाए इसके कि मैं एक एंटरटेनर के तौर पर अपनी, जिस तरह से हमारी जो उस टाइम के जी, कुछ जी, कॉलीग्स भी थे, आज भी जी। उसमें एंकर कम लोग उनको एंटरटेनर ज़्यादा एंटरटेनर समझते हैं। ज़्यादा। तो मैं उसमें अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता था। हुँ, तो उसमें मेरी क्योंकि एक्सपर्टीज़ थी वो रिसर्च में थी, कंटेंट में थी। हुँ, तो फिर जब उसमें मुझे ये लगा कि मेरा जो ये काम है उसको मैं, क्योंकि एंकरिंग तो आप किसी भी दौर में शुरू कर सकते हैं। हुँ, तो उससे अच्छा है कि आप मीडिया के डायनामिक्स को समझें हुँ, कि काम किस तरह से किया जाता है। ये इंडस्ट्री जो है ये किस तरह से ऑपरेट करती है। हुँ। तो ये जो मैंने आपको कह रहा हूँ कि किसी भी टाइम पे शुरू किया जा सकता है, और आप आपको पता है कि मैं जी, एक अब तो शो लेके आ माशाल्लाह रहा आप हूँ बड़ा डिजिटल पे, और ज़बरदस्त उसमें शो एज़ अ है। एंकर मैं कुछ एपिसोड उसकी रिकॉर्ड हो गई हैं, क्या कुछ बात है! आने वाले सर दिनों में हो जाएँगे। सर तो आप थोड़ा बता हुँ। सकते हैं उसका नाम क्या है शो का, अ, या ये उसका अभी ये मेरा अभी एक सीगा राज़ में है? नहीं, नहीं, ये एक मेरा ब्रेन चाइल्ड था, सोच के नाम से, सोच अच्छा, विद मसूद रज़ा। तो माशाल्लाह। इसमें हम जो उसका थीम है इस शो का वो ये है कि हम उन सवालों को पूछेंगे, उन सवालात को उठाएँगे जिनको उठाने वाले उठा लिए जाते हैं। मतलब इसका मतलब हमारी ये आखिरी मुलाकात है। अल्लाह ना नहीं, नहीं, करे। अच्छा। इसमें ये है कि वो क्योंकि सवाल करना आज के हुँ, दौर में बड़ा मुश्किल हो मुश्किल गया है, काम है। तो और इसलिए जो सवाल आपके ज़हन में हुँ, आए हुँ। वो तो और मुश्किल है सर। तो उसमें हमारा जो थीम है वो ये है कि हम मज़हब पे, अच्छा। नॉट ओनली पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान में कुछ ममनुआ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो हुँ, मेरा जो मेरा थीम है हमारी टीम का, सोच विद मसूद रज़ा का, उसमें ये है कि हम वो मज़हब के हवाले से सवाल हों, हुँ, वो फ़लसफ़े के हवाले से हों, हुँ, वो हुँ, रियासत के हवाले से हों, वो पॉलिटिक्स के हवाले से हों, वो हुँ, आईटी इंडस्ट्री के हवाले से हों। तो जिन सवालात को लोग डरते हैं करने से हुँ, कि भी हुँ। लोग नाराज़ हो जाएँगे, मुल्ला नाराज़ हो जाएगा, मौलवी नाराज़ हो जाएगा, लोग तो मेरा ख़्याल है कि जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे ना, तो वो हमारी ठीक है, जो जो यूथ है कन्फ्यूज़न्स हैं आप चाह रहे उसको हैं कि वो दूर उसको होनी गुमराह चाहिए। करते हुँ, रहेंगे। तो अब ये है कि इसमें हम इस तरह के, इसका इंशाअल्लाह। थीम ये है कि ये सोच को एक जन्म देगा, एक सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि हमने इसका थीम भी ये रखा वेरी है कि नाइस। बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। अच्छा, तो बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। व्हाट अ एग्ज़ैक्टली। वंडरफुल आपकी सोच है ये। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे इसमें। अच्छा, मॉर्निंग शो, जी, मॉर्निंग शो में आपने माशाल्लाह उर्दू दुनिया टीवी का लाहौर मॉर्निंग में शो से। आपने हुँ, लॉन्ग टाइम आपने उस पे काम किया, हुँ, एंड यू डिड वेरी वंडरफुल वर्क। इट वाज़ टोटली डिफरेंट। उस टाइम पे जो मॉर्निंग शोज़ हम देख रहे थे, उनका जो कंटेंट था, वो और आपका कंटेंट इट वाज़ टोटली डिफरेंट। इन्फॉर्मेशन के हवाले से, फिर जो गेस्ट के हवाले से, द सिलेक्शन ऑफ गेस्ट, जो कंटेंट आपने प्रोड्यूस किया, इट वाज़ वंडरफुल। सो थैंक यू। ये उस कैसे, मतलब एक तरफ लोगों को चाहिए कि जी ऐसा कंटेंट, मतलब जो सनसनी हो, जो लोगों के अंदर थोड़ा-सा हलचल मचा दे। बट आपका बड़ा ही डिसेंट कंटेंट, व्हाई? इतना रिस्क क्यों लिया आपने? उसमें फरहान भाई, इसका क्रेडिट मैं ये जो काम जिसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नवीद काशिफ़ साहब को, जो दुनिया टीवी के एमडी हैं। अच्छा। उनके साथ मैंने काम किया जब उर्दू पॉइंट से जब मैंने वापस दुनिया टीवी में आया, तो हुँ, आपको पता है कि मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो दुनिया टीवी में थी। हुँ, उसके बाद मैं उर्दू पॉइंट पे गया एज़ अ एंकर, और वापस फिर मैं उसमें एज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर, एज़ अ रिसर्चर के तौर पर मैं हुँ, दुनिया टीवी में वापस आया था। दुनिया टीवी को फिर सेकंड टाइम जब मैं छोड़ के एक नया चैनल आया था आप न्यूज़, तो हुँ, वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे मुझे आफ्ताब इकबाल साहब और मुबशिर लुकमान साहब जैसे बड़े नाम जो हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उसके बाद जब पैंडेमिक शुरू हुआ और जब वो चैनल अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया, तो मुझे वापस दुनिया टीवी में आया ना, तो अच्छा, नवीद काशिफ़ साहब की जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी वो रिसर्च के हवाले से ही थी, अच्छा, कंटेंट के हवाले से थी। ओके। तो जब उन्होंने फिर मुझे मॉर्निंग शो का दिया उसको कि भई ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है, तो इसको आप दोबारा से हम चाह रहे हैं कि इसको हम मॉडिफ़ाई करें, इसको दोबारा से रीलॉन्च करें इस शो को।
तो उसके लिए फिर मैंने उसकी सेगमेंट्स बनाए उसके 16 सेगमेंट्स थे। तो उसमें अच्छा, मुझे उन्होंने कहा जी कि आप इसमें क्या नया करेंगे? तो आपको पता है कि मॉर्निंग शो में हमारे गाने चल रहे थे। 16 सेगमेंट एक शो के? एक सेगमेंट ओ एक एक शो में एक 16 डिफरेंट सेगमेंट्स। अच्छा, तो उसमें उस टाइम के जो मॉर्निंग शो थे वो उस तरह के थे, शादियाँ हो शादियाँ रही हो हैं, रही मेहंदियाँ हो थी, रही हैं सुबह के वक़्त ना। मेहंदियाँ लग रही हैं हाँ, और वो कल्चर दिखाया जा रहा है जो एक्चुअली पाकिस्तान का है भी नहीं। हुँ, इस तरह के कल्चर है, वो जूते हुँ, उठा के जा रहे हैं, हुँ, वहाँ पे एक नई किस्म की गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं, मुँह हुँ, में आम ठूसे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, मेकअप हो रहा है वहाँ पे। यानी कि इट्स अ रियलिटी कि जो उसकी ऑडियंस है वो ज़्यादा वुमेन ऑडियंस है। हुँ, तो लेकिन आप उनको एजुकेट किस तरह से कर रहे हैं? हुँ, अच्छा उससे होता क्या था कि हम दोस्तों में जब बैठते हैं तो वो फिर फैमिली की जब बातें होती हैं तो लोग बताते हैं कि यार वो फलाने शो में ऐसा हुआ था तो वो आपकी भाभी ये कह रही है, अब मदर ये कह रही हैं। तो इस तरह से ब ब हुँ, बातें होती थी। तो मैंने उसमें ये सोचा कि अब अगर इवन दो कि अगर उसकी ऑडियंस जो है वो वुमेन है तो हम वुमेन को एजुकेट कर सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए फिर मैंने जो शो को दोबारा रीडिज़ाइन किया उसको, तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स रखे। तो उसमें हमने फिर हेल्थ के ऊपर बात करना शुरू की अच्छा, कि वुमेन हेल्थ केयर कितना ज़रूरी है। वेरी इसके नाइस। ऊपर डेली हमारा एक सेगमेंट जो होता था, अच्छा, वो डेली? हम डेली वेरी नाइस, उसमें और हम एक सेग एक्सपर्ट्स बुलाते थे? एक्सपर्ट्स बुलाते थे, उसमें डॉक्टर्स आते थे, न्यूट्रिशनिस्ट आते थे हमारे पास। हुँ, तो उसमें हम कोशिश करते कि हर एंगल जो है हेल्थ के हवाले से वो हम उसको डिस्कस करें और लोगों को अवेयरनेस दें। फिर नाइस। उसके बाद मैंने जो काम शुरू किया जिसका मैं क्रेडिट लेता हूँ कि हमने बुक्स के हवाले से किताब शुरू की। किताब पढ़ने का अच्छा, शौक एक आपको सेगमेंट पता नहीं। आपका था, बड़ा प्यारा वो सेगमेंट था। उसको हमने यानी कि आज की किताब हुँ, उसका नाम रखा और उसमें हम डेली एक एक किताब किताब के को डेली, ऊपर वेरी उसका नाइस, रिव्यू करते वेरी थे। तो नाइस। पहले उसमें ये होता था कि जो किताबें मैंने पढ़ रखी थी वो हमने पहले उनकी एक लिस्ट बनाई कि 100 डेढ़ हुँ, 100 किताबें जो पढ़ रखी हैं, अच्छा, उनका यानी कि वो मैं रिव्यू लिखता था और फिर हम उसको एंकर से उसका करवा लेते बड़ा थे, ज़बरदस्त। नरेट करवा हुँ, लेते थे। फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स को लेके आएँ। हुँ, फिर हमने डिफरेंट जो प्रोफ़ेसर्स हैं उनके साथ हमने वो सेगमेंट्स रिकॉर्ड करते थे हुँ, और डिफरेंट एंगल से हम एक पूरा किताब का 7-8 मिनट के अंदर एक पूरा उसका तज्ज़िया देते थे। हुँ, उसके अलावा फिर हमने एक जो क्लासिकल पीटीवी के ड्रामे थे, हुँ। उनके क्लिप्स को चलाना शुरू किया ओह ग्रेट! कि अब जो नई नस्ल है वो और तरह के ड्रामे देख रही है हुँ, जिसमें मेजरली जो उसका थीम है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अगर यानी कि ऐसे ही है, ऐसे ही बंदा है, है तो उसका कोई मैरिटल अफेयर इस ऐसे तरह ही है, से है, अगर वो ऐसे ही है। खातून कोई काम कर रही है तो वो हम हुँ, दिखा रहे हैं। तो ये हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम हमारे मुआशरे में नहीं होता, होता है, लेकिन जिस तरह से आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा घरों में यानी कि जो घर का एक माहौल है वो इंटेंसिव होता जा रहा है। हुँ, बीवी जो बंदा बाहर जाता है सारा दिन हुँ, 12-13 घंटे उसने बाहर गुज़ारने हैं, तो अब वो बीवी घर बैठे ड्रामा देख रही है, उसमें वो दिखाया जा रहा है कि वो बंदा बाहर गया है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हुँ, हुँ, तो वो अपने बंदे से भी उसी तरह से वो चीज़ें अपने हाँ, ये खामत चीज़ें से लो सिखाई भी जा रही हैं एक वो किस्म कर की, रही हैं। हाँ, दैट्स तो ट्रू। वो इस तरह से यानी कि एक जो फैमिली के अंदर शक का एक एलिमेंट है वो पैदा किया जा रहा है। हुँ, तो फिर हमने किताबों पे बात करना शुरू की। उसके अलावा फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करना शुरू की कि ज़बरदस्त। मैंने जब पहली दफ़ा कहा कि जी हम किसी एंटरप्रेन्योर को बुलाएँगे प्रोग्राम में, तो एक ऐतराज़ था जी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस पे ऐतराज़ उठाएगा जी आप प्रमोशन दे रहे हैं। हमने कहा कि हम अगर प्रमोशन दे देंगे, पाकिस्तान में किसी नौजवान का किसी को थोड़ी-सी वो मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, उसका काम चल जाएगा, तो इसमें इदारे का क्या नुकसान है? हुँ, इदारे ने वैसे भी तो 8 मिनट कुछ और भी तो कंटेंट दिखाना है ना, हुँ, तो उसमें हुँ। अगर हम कर दें, वो स्टार्टअप चलेगा, कंपनी बनेगी तो कंपनी ऐड देगी ना हाँ, इदारे दैट्स को। ट्रू, इसमें तो कौन सा हमने डज़ इट इस पे मैटर, ये कौन सा। इसको बाय किया उन्होंने आईडीए को। उसमें फिर हमने फरहान भाई 3 साल मैंने उस प्रोग्राम को हेड किया और हुँ, उसमें मेरा ख़्याल है कि 300 से ज़ायद हमने जो स्टार्टअप्स थे उनको मुतारिफ़ करवाया, अच्छा, जो अच्छा। ख़वातीन करती थीं। उसका बड़ा आसान सा हमने टारगेट फ़ॉर्मूला बनाया हुआ था कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स थे, हुँ, चैनल के, शो के, तो उस पे आप हमें हमारे साथ आइडिया शेयर करें और हम आपको प्रॉपर कवरेज देंगे। वेरी नाइस। तो उसमें फिर ये होता था कि जो नए लोग आते थे, अपना स्टार्टअप्स के हवाले से बातचीत करते थे, लोगों को बताते थे। तो मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने एक आइडिया देखा और उन्होंने सोचा कि यार इस तरह का भी काम किया जा सकता है हुँ, छोटे लेवल पे। तो हुँ, उन्होंने अपना-अपना बिज़नेस शुरू किया। तो माशाल्लाह, उस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने माशाल्लाह, ये तो बात करना सदका शुरू किया। जारिया सर। सदका एग्ज़ैक्टली। जारिया, और ये इस तरह के कंटेंट और इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, नाउ अब आपने टॉक शो को जॉइन कर लिया है, जी। उसके एज़ अ प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर काम का एक्सप्रेस टीवी पे। डिफरेंस क्या महसूस करते हैं टॉक शो में, मतलब पॉलिटिकल टॉक शो जो है जी। उसमें और मॉर्निंग शो के अंदर? और
यू नो जो पॉलिटिकल शो है ये टोटली डिफरेंट जॉनरा है, सो आप एंजॉय करते हैं इसको? इसमें फरहान भाई मेरा ये जो नेचर है वो इस तरह की है कि मैं वो काम नहीं करता जिसको मैं एंजॉय ना कर सकूँ, अच्छा, या अगर मुझे उस काम में मज़ा ना आए तो मैं छोड़ देता हूँ। सो मैं गुड, लिंगर ऑन चीज़ों को नहीं करता, ताकि गुड। क्योंकि वो जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर नहीं सकते। हुँ, वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी होती है जब आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफ़ेशन बन वाओ! जाए। ज़बरदस्त, नो डाउट। तो उसमें ये है कि उस काम को ये असूल भी है, ये मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादती है कि अगर आप वो काम जो आपका दिल नहीं कर रहा करने को, आप वो करना लेकिन शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादातर काम यही हो रहा है। हाँ, हमारे लोगों साथ का इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि इस पे एक जोक भी था कि अभी घर में हमें उर्दू पढ़ाई जाती है, या जब हम घर जाते हैं, बाहर कहीं इंग्लिश जाते पढ़ाई हैं तो जाती इंग्लिश है पढ़ाई स्कूलों जाती में है, फिर। मरते हैं तो वो फरिश्ते अरबी में अरबी हिसाब लेने आ जाते हैं। तो यही हाँ, होता है हमारे यहाँ, मोस्टली यही है कि लोगों ने डिग्रियाँ कोई कर रखी हैं, जॉब कुछ कर रहे हैं, काम हाँ, कुछ कर तो वो रहे हैं। काम कोई और कर रहे हैं, तो फिर हुँ। वो लेकिन फिर सर क्या करें, आप मीडिया वाले जॉब भी तो नहीं देते ना, लोग इतने-इतने मास काम के बच्चे बैठे हुए हैं और उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। नहीं, फरहान भाई, नौकरियाँ, जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जॉब मिलना कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपके मैं पास है इसलिए आप ये बात नहीं, कर रहे ये हैं। बात नहीं मैं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ कि भई चैनल हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में होता है, लेकिन उनको नहीं मिलता। हुँ, हमारा मसला ये है कि हम डिग्री करते हैं यूनिवर्सिटी से, और हम कहते हैं जी हमें फ़ौरन से पहले किसी अच्छे इदारे में हुँ। प्रोड्यूसर की जॉब मिल मिल जाए, जाए, एंकर हाँ। मिल जाए। तो हुँ, ये मैं समझता हूँ कि ये हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, बच्चा 20 लाख, तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा जो 4 साल की डिग्री करता है, उसपे ना करते हुए भी तकरीबन 20 लाख रुपए लग जाता लग है। जाता है। अब 20 लाख रुपए लगाया और बच्चा जब निकलता है, वो कहता है जी मैंने एंकर बनना है। हुँ, एक ही काम होता है एक ही बस, काम एंकर होता है कि बनना है, भई हाँ। एंकर बनना है। हुँ, अब मेरा ये सवाल है कि एंकर क्यों बनना है? हुँ, और इतने एंकर्स बन जाएँगे तो मीडिया इंडस्ट्री चलेगी कैसे? हुँ, तो पहले तो ये है कि ये जो हमने एक जो बैलेंस है वो आउट किया इस इंडस्ट्री का, हुँ, उस चीज़ को हमने इतना रोमांटिसाइज़ कर दिया है हुँ, कि आपने एंकर ही बनना है, टीवी पे जाना है, और हुँ। फिर उसके बाद साथ हमने जो उसके पर्क्स एसोसिएट कर दिए हैं कि भई 70-70 लाख रुपए एक एंकर ले रहा है, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। 70 लाख रुपए! एग्ज़ैक्टली माशाल्लाह, 70 लाख, और कुछ एंकर तो भाईजान 1 करोड़ रुपए भी लेते हैं महीने के, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, और उसमें तो सर गाड़ियाँ भी। अगर 1 करोड़ रुपया एक एंकर ले लेता है, 70 लाख एक एंकर ले लेता है, तो बाकी के जो चैनल्स के लोग हैं, वो बेचारे किधर जाएँगे? तो उनकी भाईजान सैलरियों का क्या ये बनेगा? होता है ना, ये आपने देखे नहीं, कई चैनल्स आपने देखे हैं कि पिछले कुछ अरसे में अगर पिछले लास्ट 5 ईयर्स उठा के देख लें तो कितने चैनल्स नए आए, बंद हुए। उसकी वजह क्या है कि हमने जब एक चैनल बनाना होता है सेठ ने, हुँ, अब ये पूरी एक फिर अलग से डिस्कशन शुरू हो जाएगी, हुँ। और हम इस पे 2 घंटे की पॉडकास्ट कर सकते हैं कि मुझे मुझे मेरा एक हुँ, सवाल है हुँ, आपसे, ये जो एंकर स्विच करते हैं, हुँ, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे से तीसरे और हुँ, फ़ौरन से उनको जॉब भी मिल जाती है, हुँ, बड़े-बड़े एंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ हुँ। और उनकी सैलरी भी आप कह रहे हैं 70 लाख, 1 करोड़ तक होती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मीडिया के ऊपर, मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर और जो दीगर लोग काम कर रहे थे उस चैनल पे, उनकी सैलरीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सेठ है ना, हुँ, सेठ मेंटालिटी जो है, अब आप थोड़ा-सा इसको अगर ओवरऑल सेल्स मेंटालिटी की हाँ, बात अगर करेंगे। थोड़ा-सा जी, इसको समझें कि जो चैनल्स हैं, वो किन लोगों के हैं? वो बिज़नेसमैन के हैं, बिज़नेसमैन और के हैं, बिज़नेसमैन को अपने जो उसके मफादात हैं, उसको उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है। बिल्कुल देना है। उसने टैक्स चोरी भी करनी है, उसने बाकी काम भी करने हैं, हुँ, उसने दूसरे जो उसके काम हैं, लीगल हैं, इल्लीगल हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ब्लैक ब्लैक मनी मनी व्हाइट है, करनी है, उनको हाँ। अवॉइड करनी है, तो हुँ, उनके अपने मकासद होते हैं। हुँ, हुँ, उसके लिए वो अपना एक प्रोटेक्शन अपने लिए ढूँढते हैं चैनल के नाम पे। ठीक हो गया। अब मैं कुछ चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, तो आप माफियाज़ देखें, है ना कहेंगे माफ़ियाज़ हैं, ट्रू। तो वो आप देखेंगे कि किस तरह से एक बिज़नेस था, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने ऐसा चैनल खोला, फिर चैनल के नाम पे उन्होंने आगे कई बिज़नेस शुरू कर लिए। हुँ, और ये जो इनका 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो बिल्कुल वही मीडिया लोग हैं, चैनल्स के ऑल ओनर्स आर हैं, माफियाज़ हाँ। जब उन्होंने शुरू किया तो 1-1, 2-2 बिज़नेस थे, अब उनकी 70-70 कंपनियाँ हैं, हुँ, जो ये काम कर रही हैं। वजह क्या हुँ, है? कि आपने 2 बड़े एंकर उठाए मार्केट से, हुँ, उनको आपने 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए दिया, दे दिया। और उन्होंने अब वो अपने साथ अपनी पीआर लेके आते हैं कि भई आपका हुँ, फलाँ काम नहीं हो रहा, फलाँ बंदे को फ़ोन करें कि ये हुँ, हुँ, जगह अलॉट कर दें, ये कर दें। हुँ, जो नहीं करेगा आप उनको ग्रिल करेंगे रात को 8 बजे के प्रोग्राम में, हुँ, उनकी नौकरियों के लिए खतरा बनेंगे। तो फिर हुँ। आपने उनके लिए पैकेज तैयार हो जाएगा पूरा, पूरी आपने ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपनी पेनिट्रेशन कर ली।
अच्छा। अब क्या हुआ कि आपने जो एंकर जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 20 लाख रुपए थी, आपने उसके 5 सालों में 3 जंप उसने लिए, 20 से 30 पे गया, 30 से 40 पे गया, 40 पे 50 पे गया, 3 चैनल उसने स्विच किए और वो 50 लाख पे चला गया। अब एक चैनल अच्छा दूसरा ये कि चैनल जब बनाया जाता है तो उसकी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई जाती है कि ये चैनल चलेगा कैसे, इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, अब जो उसके स्टाफ है उसकी सैलरीज कहाँ से जाएंगी। तो बस यानी कि वो बना लिया चैनल, उसके बाद क्या होता है कि बजट सारा उठा के उसको दे दिया। अब एक एंकर को आप 70 लाख रुपए दे रहे हैं और बाकी जो चैनल्स हैं उनकी 3-3 महीने की सैलरियों को नहीं पता, तो उनकी बाकी फैमिलियाँ क्या जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम कर रहे 3-3 महीने हैं, सैलरी मिल रही है और एक बंदे को और उसको देनी देनी है। उनको देनी अगर है। 70 लाख नहीं देगा वो चैनल छोड़ वो देगा। एक दिन का नहीं करते जी, तो हमने कई चैनल्स यानी कि कई एंकर्स को विटनेस किया कि भी उनका चैनल लेटा है, उन्होंने चेक फाड़ दिए हैं। चेक उन्होंने फाड़ के उन्होंने मुँह पे हमारे यहाँ ये अकाउंट्स बड़े एंकर्स डिपार्टमेंट की के आप बात कर बड़े रहे हैं। एंकर्स की बात की है। उन्होंने कहा जी कि नहीं 2 दिन क्यों लेट हुआ? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हुँ। हमने एक चलिए ऑन ऐसे एंकर को भी देखा है वो शो पे बैठ गए हैं कि भाई पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो मैं शो नहीं करूँगा। मसूद साहब, भाषण तो बहुत बड़े-बड़े ये एंकर्स दे रहे होते हैं, बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हरकतें इतनी छोटी होती हैं सर कि आप मतलब वन कैन नॉट बी इमेजिन। सर जितने मेरा ख़्याल है कि जितना अल्लाह नवाज़ता है ना, हुँ। इन लोगों के दिल उतने छोटे हो जाते ओए हैं। होए होए! और पैसे की हवस एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको मिटा देती है। आपके जो रिश्ते होते हैं, जो आपकी डिग्निटी होती है, उसके हुँ। ऊपर ख़त्म हो जाता है। आपको बस इनके नज़दीक पैसा ही पैसा है और पैसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग कोई। अब आपको याद हो तो फरहान भाई जब हमने शुरू किया तो हम कुछ नाम अब मैं नहीं लूँगा, उन एंकर्स को हम आइडियलाइज़ करते थे। उनकी हम कहते थे कि यार वो फलाँ एंकर ने रात को ये बात की है उसने और उसने ऐसे कहा है। लोग उनकी बात को हतमी समझते थे। यानी कि रात कोड को होती थी वो बातें, कोट होती कोड थी होती बातें है। कि फलाने ने लेकिन अब प्रोग्राम में ये चीज़ें बात की। एक्सपोज़ हो गई हैं, वैसा नहीं रहा। अब उसका हुआ क्या कि अब डिजिटल मीडिया ने इसको बदल के रख दिया। अब डिजिटल मीडिया ने 2 काम किए। एक तो ये जो सो कॉल्ड फिलॉसफर्स थे, उनको बुरी तरह से एक्सपोज़ किया कि ये हैं क्या। अब आप देखें कि हर बंदा लगा हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बेचने के लिए अब कंटेंट आपने 2 व्लॉग्स डेली के डाल दें। बाज़ औक़ात होता है कि हैपनिंग होती है, बाज़ औक़ात न्यूज़ की सेंस में हम कहते हैं डेड डे है, कि कोई बड़ी खबर नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं जी कि इमाम मेहंदी की का ज़हूर होने वाला है। इस तरह का हाँ, इस तरह कंटेंट भी की आपको कंटेंट मिलेगा। लीथल उसके किस्म के कई कंटेंट। आपको साहब वहाँ पे तेल बेचते नज़र आएँगे कि जी फलानी कंपनी का तेल है, ये मैंने बालों में लगाया तो ये हो गया। अब कंटेंट है ना, कंटेंट एक ऐसी चीज़ है कि यूट्यूब की जगह अगर आपको लत लग गई है, आपने उसका पेट भरना है और उस पेट भरने के चक्कर में आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो जो वो आप आपकी ट्रू, क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर ट्रू, देता है। ट्रू। अब देखें कि अब एंकर है, अब रात को 8 बजे बैठा वही एंकर आपको एक और पॉलिसी बयान करता नज़र आएगा। आपको लेट्स चैनल सपोज़ की पॉलिसी बयान कर रहा कि हूँ मैं ना। प्रो पीएमएलएन का वो बात नैरेटिव बिल्ड करेगा, कर रहा उसका है। नैरेटिव बिल्ड करेगा, प्रो एस्टैब्लिशमेंट करेगा। लेकिन वही बंदा जब उससे 2 घंटे पहले जब उसने अपना वीलॉग अपलोड किया है, तो वो प्रो पीटीआई कर प्रो रहा होगा। पीटीआई करेगा। उसकी वजह क्या है? उसको पता है कि प्रो पीटीआई होने से व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ जब मिलते हैं। व्यूज़ आएँगे तो पैसे आएँगे। अब इन यूट्यूब से पैसे की दौड़ ने जो क्रेडिबिलिटी थी बड़े-बड़े एंकर्स की, हुँ। वो ज़ीरो कर दी। ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये बताइए, ऐसा है कि ये बात कही जा रही है कि जी डिजिटल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर देगा। डू यू थिंक ऐसा होगा? नहीं, मैं नहीं समझता क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर खबर तो डिजिटल मीडिया ही बना रहा है ना। खबर डिजिटल मीडिया बना रहा है लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है। डिजिटल मीडिया पे आप जितने भी मोतबर साफ़ी हो जाएँ, जितना भी पढ़ा लें, आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप उसको और अब जो डिजिटल मीडिया की ऑडियंस है उनको पता है कि इसमें मसाला लग रहा है, हुँ, ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है हुँ। और ये अपना सनसनी है सारा। सनसनी है सारा, हुँ, सनसनी बनाई जा रही है। हुँ, लेकिन ये है कि जो टीवी है वो एक कम से कम अभी भी उसमें किसी न किसी हद तक क्रेडिबिलिटी हुँ, है। हुँ, सारे लोग कहते थे कि जी टीवी के आने से अखबार ख़त्म हो जाएगा। हुँ। 20 साल हो गए प्राइवेट मीडिया को, क्या अखबार को ख़त्म कर पाए? बिल्कुल, हमारा रेडियो के बारे में कहा रेडियो जाता था कि रेडियो खत्म क्या हो जाएगा। रेडियो ख़त्म कर सके? रेडियो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रेडियो बढ़ रहे रेडियो हैं, बढ़ रेडियो रहे हैं चैनल्स। और ये जो पॉडकास्ट वाला हाँ, रेडियोज़ पे ये भी फ़ॉर्मेट आ रेडियो पे गया, आ गया उसने बिल्कुल। एक नया तो चीज़ें इवॉल्व करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अब ओके। देखें कि आज भी एक साइकिल किस तरह से चलता है कि प्रोग्राम का डिज़ाइन होना है ना, शाम को जब हम करंट अफ़ेयर्स का प्रोग्राम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो पहले 5 अखबार पढ़ के आता है कि सर जंग ने ये लिखा है, एक्सप्रेस ने ये लिखा है, दुनिया ने ये लिखा, नई अच्छा, बात ने ये लिखा अच्छा, है। अच्छा। उसमें से खबर निकलती है, खबर निकल के फिर रात को उसपे शो होता है, जो गेस्ट आता है वो नई खबर देता है, वही खबर फिर शो में से निकल के अगले दिन हेडलाइन बनती है, फिर वो साइकिल रिपीट होता है। हुँ।
तो इसमें से ना आप टीवी माइनस कर सकें, ना आप सोशल मीडिया माइनस कर सकें, ना आप अखबार मिस कर सकें। तो ये जिस तरह अखबार को नहीं ख़त्म कर सके 20 साल के बाद भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि टीवी कभी ख़त्म लेकिन होगा। उसकी एक वैल्यू रहेगी। उसकी एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। वो जिस तरह की भी रहे, हुँ। लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सके। ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक जो बात मतलब हम सुनते हैं, रेटिंग, इस चैनल की रेटिंग 1 नंबर है, इस चैनल की 2 नंबर है, इस चैनल की 3 नंबर है रेटिंग। डू यू थिंक ये जो रेटिंग की कैलकुलेशन होती है, ये सही होती है और होती किस तरह है? इसको इवैल्यूएट करने का तरीकाकार क्या होता है? और ये क्या सच है कि ये चैनल 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, 3 नंबर या 20 नंबर जो भी है? अच्छा इसमें क्योंकि सारी ज़िंदगी जब तक हम वो कहते हैं ना, जब आप देखते नहीं हैं तब तक आपको यही लग हुँ। रहा था कि यही यही हकीकत है। ठीक है। तो हमें पहले तो यही लगता था कि ऐसे ही है, एक पूरी मेरिट पे ये सिलसिला होता है। हुँ, तो अब पाकिस्तान में कुछ चंद एक, बल्कि कुछ भी नहीं, हुँ। चंद एक ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो रेटिंग जारी करती हैं। ठीक है। अब उसमें मुझे रिसेंट जो एक इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं, ये उन कंपनीज़ के साथ मिल के उनको फाइनेंस करते हैं और अच्छा, अपनी मर्ज़ी की रेटिंग लेते हैं। अब उसकी वजह क्या है? अब ओके। वजह ये है कि अगर आपकी रेटिंग तीसरे या चौथे नंबर की है, हुँ, तो जो आपको ऐड मिलना है, उसकी कीमत डिफरेंट उसके होगी। बेस पे मिल रहा है। अब आप सेकंड ईयर में जाएँगे, तो उसकी रेट की अहमियत और होगी, तीसरे पे जाएँगे तो और होगी। हुँ। तो अब उस रेट को लेने के लिए हुँ, अपने जो ऐड मिल रहा है, जो कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है, मीडिया हाउसेज़ को, उसको करने के लिए फिर वो इन कंपनीज़ के साथ मिलके एक मोनोपोली बना लेते हैं कि हुँ। आपने वह हफ़्ते में एक दिन उस चैनल का शो नंबर 1 करना है, दूसरे दिन इसका करना है, तीसरे दिन अच्छा, इसका करना है। अच्छा। तो बड़ा अच्छा मैनोवरिंग हो रही है उसकी। तो ये सारा ये इनकी फेक तो किस्म। रियलिस्टिक नहीं है इसका मतलब, नहीं, अगर हम ये मेरा नहीं कहें। ख़्याल। तो जितना हुँ। बड़ा सेट होगा, उसके बाद जितना बड़ा इदारा होगा, जितने पैसे होंगे, वो उतनी बड़ी रेटिंग ले सकता है। उतनी बड़ी रेटिंग ले सकता सो है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास पैसे हैं, हुँ। बड़ा चैनल लॉन्च करे, तो रेटिंग तो लेना उसके लिए मसला ही नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, मसला ये नहीं है। रेटिंग वाला जो हुँ, कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ज़हन में बताओ, जनरल हुँ। पब्लिक के ज़हन में भी है कि ये चैनल 1 नंबर पे, ये प्रोग्राम 1 नंबर पे, ये 2-3 पे जा रहा है। नहीं, तो इसमें उसमें होता भी है। अब अच्छा। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भी एक कोई नया चैनल आता है 20वें नंबर का चैनल उठ के हुँ, कल को कोई पहले नंबर पे आ जाए। लेकिन उसमें ये है ना कि जो टॉप 5 है, टॉप 5 में जियो आ जाएगा, एक्सप्रेस आ जाएगा, समा आ जाएगा, दुनिया आ जाएगा। इसी तरह से जो जो ये चैनल्स हैं, हुँ। इनका अपना एक वैल्यू है। तो वो जिस कंपनी ने रेटिंग जारी करनी है, उसने इनको भी सैटिस्फाई करना है। ऑलराइट, तो वो ठीक है। पहले इनको ही नीड्स को सैटिस्फाई करेगा और फिर वो बाकी दूसरों के साथ लेके एटलीस्ट आएगा। कंटेंट तो तो कुछ होना ये चाहिए ना, सारा एक कंटेंट तो कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि कंटेंट कुछ भी नहीं और हम एग्ज़ रेटिंग 1 नंबर पे लिख दें। एग्ज़ैक्टली। सो इट डिपेंड। और इसमें बहुत हद तक यानी कि देखिए ना कि धाँधली होती ना, तो सारी सीटें तो नहीं बदल सकते ना आप। हुँ, आप भी कोई 5-10 ट्रू। हाँ, परसेंट का इतना ही होता है इतना 5-10 जो का, एरर है उसको आप ऊपर-नीचे करके ठीक एडजस्ट हो कर गया। सकते हैं। तो लेकिन कंटेंट डेफ़िनिटली मैटर करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं ठीक है। और किस तरह से वो फिर लोग दुनिया उसको देख रही है और एप्रिशिएट करती है। अच्छा, जिस तरह चैनल्स के मालिकान के अपने मामलात होते हैं, चैनल बनाने के पीछे रीज़न्स होती हैं, तो जो सहाफ़ी होते हैं, चैनल्स में काम कर रहे होते हैं, उनके भी अपने मामलात होते हैं, उनके भी रीज़न्स होते हैं, उनके भी कारोबार होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्होंने उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। डू यू थिंक जो एक ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट होता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा होता है, जर्नलिज़्म के अंदर? सर ये वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि अलिफ से लेके ये तक इसमें ये एलिमेंट आप इसको मिस नहीं कर सकते सिर्फ़ हम ब्लैकमेलिंग का। मालिकान को नहीं कह सकते, अगर एक वो छोटा-सा साफ़ी ना जो जिसने बाइक के पीछे लिखाया प्रेस होता लिखा है हुआ प्रेस प्रेस लिखा होता है, है। वो करप्शन वहाँ से शुरू करता है। ठीक तो है। उसने वो जान-दिल करता है उसका वो किसी का मीटर का वो ब्लैकमेल करके, किसी को थाने कचहरी का कोई मसला हल करके, उधर से 5-10 हज़ार की हुँ, दड़ी हुँ, लगाना शुरू कर हुँ। देता है। उसके बाद फिर वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, ब्यूरो चीफ टाइप जिसको कहते हैं या ओएसआर जिसको हम कहते हैं। अब कैन यू इमेजिन फरहान भाई कि मैं एक चैनल में काम करता था और उसको मैंने फ़ोन किया कि अच्छा वो हमारे पास इंटर्नशिप पे बचे थे इलेक्शन सेल के लिए। तो उसने उनको फ़ोन किया कि उसने अच्छा वो अब जो बच्चा हेड ऑफ़िस में बैठा है उसके ज़हन में ये था कि मैं इसको थ्रेट करता हूँ कि भई अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम चैनल में आपकी कंप्लेन कर देंगे कि आप हमें डाटा नहीं दे रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि भाईजान आप कर दें। अच्छा जब मैं वो मुझे फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली मुझे ना एक दफ़ा जाना पड़ा उस शहर में, तो उसको पता चला उस हावी को भी। कैन यू इमेजिन कि उसके पास V8 थी ओए होए होए और होए वो होए! एक उस चैन सहाफ़ी के बाद जो आपका रिपोर्टर था।
रिपोर्टर भी नहीं था, ओएसआर था। वो यानी कि ऐसा हाँ, आउट सेशन का जो था। हाँ, जो हम कहते हैं ना आउट स्टेशन रिपोर्टर ठीक। रिपोर्टर्स, वो यानी कि परमानेंट, आपको पता है कि हाँ, उनको आउट उनके स्टेशन में तो ना सैलरी भी नहीं होती, ना कुछ भी नहीं सैलरीज होती होता हैं और वो या कार्ड होती हैं। अब ये क्या होता है कि जो ये ओएसआर्स होते हैं, ये चैनल 6 चैनल्स का जो कार्ड होता है उसको लेने के 2.5 से 3 लाख रुपया चैनल को फीस पे करते हैं। वो अच्छा, एड्स के रन में हो जाए, वो जब सालगिरह आती है, वो एक अलग सी दुनिया वो है उन्होंने पे करना कि होता है। वो उन्होंने पे करना होता है। अब वो जिस बंदे के पास V8 है, वो किसी एक इंटर्न की बात क्यों सुनेगा? अच्छा, उसने V8 ली कहाँ से? कि उसने जो छोटे शहर हैं वहाँ पे जो एक अच्छे चैनल का रिपोर्टर था वही सारा कुछ होता है। एसएचओ उसके यानी कि उसने ब्लैकमेल करना है, डीसी को उसने ब्लैकमेल करना है, हर चीज़ को। तो हर लोग इज़्ज़त बचाने के लिए फिर अपने जायज़ नाजायज़ काम सारे निकलवा लेते हैं। प्रॉपर्टी का काम करना है, उसपे प्रॉपर्टी का कब्ज़ा काम करना कब्ज़े है। का काम करना है तो वो छुड़वा लेते एग्ज़ैक्टली। फिर उसके बाद यानी कि जो तो हम कह लें कि जो छोटे चैनल्स होते हैं उनके एंकर्स आ गए। हैं। अब उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को कॉल्स करनी है, अपने काम निकलवाने हैं। उसके बाद फिर चैनल मालिकान जो हैं, उनके उनके अपने हैं, जिसको उन्होंने चाहना है उसको आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसको उन्होंने 8 बजे के प्रोग्राम में, 10 बजे के प्रोग्राम में ग्रिल करवा देना है बड़े-बड़े एंकर से। बड़े यानी कि ये मतलब पूरा सिस्टम जो है इस तरह ही है। सिस्टम ही यानी अब ऐसा ये है। सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, हमारे हुँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आप जिस भी सेक्टर में चले जाएँ आपको काली भेड़ें नज़र आएँगी। सर, वक़्त मालूज़ खातर ना होता तो हम आपके साथ सर और सर गुफ्तगू बहुत करते। मज़ा आया गुफ्तगू सेम वैसे हियर। आपके साथ, वक़्त एंड का पता ही नहीं इंशाल्लाह चला। आई वुड लव कि हम इस पे 1-2 एपिसोड्स और करें। इंशाल्लाह, श्योर, और श्योर। आपने टाइम देना सर, हम बहुत तो शुक्रिया सर हाज़िर हैं। आपकी मोहब्बत थैंक के यू लिए। सो मच जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मसूद रज़ा हाहिर साहब हमारे साथ थे और आज का पॉडकास्ट मैंने पर्सनली बड़ा एन्जॉय किया है क्योंकि मेरे लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और अपने हिस्से की जो है ना आप इन्फॉर्मेशन और जो है, जो भी आप क्षमा उसको ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसको रोशन कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।